नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। दोस्तों, आज का जो टॉपिक देखने वाले हैं पर्यावरण के बारे में बच्चों की समझ है। यानी कि आपके जो सिलेबस है उसी आधार पर है पर्यावरण के बारे में बच्चों की समझ है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में मैं 25 क्वेश्चन लाया हूं और ये 25 क्वेश्चन का टॉपिक मतलब होता क्या है कि एक बच्चे के मन में पर्यावरण के प्रति क्या समझ होना चाहिए इसके बारे में है। ठीक है। तो यहाँ जो है कंटिन्यू जो सीरीज चल रहा है इसका वीडियो नंबर 11वां है। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना और इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम से चैनल से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। और टेलीग्राम का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जो जाना वहाँ उसको जो क्लिक करना उसके बाद सीधे डायरेक्ट आप टेलीग्राम में चले जाओगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पर आप लोगों के लिए जो होमवर्क दिया था उसको भी देखते हैं कि मैं तुम सबको खूब समझता हूँ, तुम सब एक जैसे हो, इसके लिए उपयुक्त है। तो सही जवाब आ जाएगा एक ही थैली के चट्टे बट्टे, आंसर सही रहेगा। आज का पहला प्रश्न लिखते हैं कि ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है तो किस में मापा जाता है ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण जो है। सही जवाब आ जाएगा डेसीबल में। ठीक है, मल नहीं डेसीबल रहेगा। अब देखो मैंने यहाँ पर कुछ जो है ध्वनियों के जो डेसीबल है उसके बारे में लिख दिया है। आप इसको पढ़ लेना, आप एक बार समझना। ठीक है, जैसे कि क्या है फुसफुसाहट, जैसे कि कोई दो लोग बैठकर एक दूसरे है, ठीक है, बात करते धीरे धीरे करके, तो उसके लिए है 12 से 25 डेसिमल है, जो कि एक शांत स्तर माना गया है। धीमा रेडियो का जो है 30 से 40 डेसिबल माना गया है, जो कि एक मधुर है। जैसे कि एक निश्चित लिमिट पे हम सुनते हैं मधुर मधुर गाने, ठीक है, तो वो क्या है एक मधुर श्रेणी है, इस तरह है। उसके बाद जो सामान्य वार्तालाप करते हैं वो क्या है 50 से 60 डेसिबल के मध्य है, लगभग उसको सामान्य स्तर के बीच रखा गया है। फिर आता है हल्का यातायात। तो हल्का यातायात जो है 70 डेसिबल तक रहता है और ये जो है शोरगुल की श्रेणी में आता है। उसके बाद आता है व्यस्त बस्तियाँ, जो कि 80 डेसिबल के आसपास रहता है, उसे कहा जाता है शोरगुल कहा जाता है। ठीक है, ये शोरगुल की श्रेणी में आता है। फिर आता है मोटरसाइकिल। तो मोटरसाइकिल क्या है, एक तो सामान्य मोटरसाइकिल है और एक जो है बहुत तेज गति से आवाज़ करता है। तो ये जो है 90 डेसिबल के आसपास है और इसको जो है बहुत प्रबल माना गया है। जेट इंजन का भी 105 डेसिबल माना गया है, जो कि बहुत प्रबल होता है। और जेट यान जो है 105 डेसिबल से आगे रहता है, जो कि एक पीड़ाजनक है, इसे जो सुनना थोड़ा सा तकलीफ होता है। ठीक है, तो इस तरीके से है जो ध्वनि की तीव्रता और ध्वनि स्तर उसके स्रोत को मैंने यहाँ पर बता दिया है। अब देखते हैं सेकंड प्रश्न, हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है। तो कौन से गैस का सांद्रण हमारे पर्यावरण में सबसे ज़्यादा है। सही जवाब आ जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा है, उसके बाद आता है ऑक्सीजन का आता है। अगला है पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चिपको आंदोलन का जो संबंध है कौन से राज्य से है। सही जवाब आ जाएगा उत्तराखंड रहेगा। दोस्तों, आप लोग को से कहना चाहता हूँ कि अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा है, टॉपिक अच्छा मिल रहा है, तो फिर आप जो है चैनल पर अगर नए रहते हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना। हिंदी अपडेट बाय हेमेंद्र में आप लोगों के लिए जो सामान्य अध्ययन है उसके सिलेबस के आधार पर मैं अपलोड कर रहा हूँ उसमें भी वीडियो, तो आप जो है उसको भी देखना। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है चिपको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन जो है उत्तराखंड में चला है। इसका जो समय है 1973 में चला है। ठीक है, इसका नेतृत्व किसने किया था, सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। कहने का मतलब ये है पेड़ को ये लोग क्या कर लिए थे, पकड़ लिए थे। अगर पेड़ को काटना है तो सबसे पहले हमारे सिर को काटना पड़ेगा। तो ये जो है चिपको आंदोलन हुआ है। अगले है हमारे देश में वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है। तो हमारे देश में वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है और ये प्रतिवर्ष है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, 1 जुलाई रहेगा। ठीक है, 1 जुलाई से मनाया जाता है। दोस्तों, आप लोगों को याद भी होगा कि भारत देश में जो मानसून का प्रवेश है वहाँ 1 जून से होता है, वहाँ केरल में होता है। उसके जस्ट 1 महीने बाद यानी कि मानसून पूरी तरह से पूरे देश में फैल जाता है। इसीलिए जो है वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है, यानी कि पूरे मानसून भर आपको वन लगाना है, पेड़ लगाना है। अगला है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम किस वर्ष से आरंभ किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर संबंधित प्रश्न आप लोगों को बताऊंगा मैं। यहाँ पर क्या है प्रोजेक्ट टाइगर जो कार्यक्रम है किस वर्ष प्रारंभ किया गया है। सही जवाब आ जाएगा 1973। 1973 में किया गया है। अभी जो रिपोर्ट आई थी अप्रैल 2023 के मुताबिक भारत में पूरी दुनिया की लगभग 80% टाइगर भारत में है। ठीक है, अभी वर्तमान की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर भारत देश में 3167 टाइगर हैं। साथ ही कुल जो टाइगर रिजर्व है भारत देश में वहाँ 53 टाइगर रिजर्व है। अगला है
एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसकी। तो एक नक्षत्र का रंग, जैसे कि हम रात में देखते हैं, तारे देखते हैं, ठीक है? तो कई ऐसे तारे रहते हैं जो कि कम चमकीला रहता है, कोई ज़्यादा चमकीला रहता है, कोई पीला दिखता है, कोई लाल दिखता है, कोई सफ़ेद दिखता है। इसका वजह क्या है? ये जो है पृष्ठीय ताप पर है। यानी कि वो जो तारे हैं, उनके जो ताप कितना है, उस आधार पे दिखता है। अगर ताप कम है तो सफ़ेद दिखेगा, अगर ताप ज़्यादा है तो वो लाल या पीला दिखता है। तो इसी का आंसर रहेगा पृष्ठीय ताप रहेगा। अगला है, कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा राज्य जो है टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? भारत देश में मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश को जाना जाता है। अगला है, ध्वनि प्रदूषण या नियंत्रक एवं रोकथाम नियम 2001 निर्देशित करता है। तो किस बात पर निर्देशित करता है? नियम 2001 में जो बना गया था ध्वनि प्रदूषण के लिए, जैसे कि ऑप्शन क्या है? पटाखों के कारण ध्वनि प्रदूषण है, दूसरा है लाउड स्पीकर के कारण ध्वनि प्रदूषण है, तीसरा है किसी सभा में तीव्र ध्वनि के स्पीकर का प्रयोग है। तो इसका जो आंसर रहेगा दोस्तों, 1 और 3 सही रहेगा। क्यों? देखो, इसमें जो नियम निर्देशित किया गया है ना, ये दोनों के लिए है। जैसे कि पटाखों के कारण ध्वनि प्रदूषण, ये तो होगा ही, क्योंकि अत्यधिक तेज मात्रा में पटाखा फूटता है, ठीक है? और एक है किसी सभा में तीव्र ध्वनि के साथ स्पीकर का प्रयोग, जैसे कि दूसरा में क्या लिखा है? लाउड स्पीकर। तो लाउड स्पीकर अगर सामान्य रूप से है तो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर किसी सभा में तीव्र गति से लाउड स्पीकर कर रहे हैं तो ये जो है इसके श्रेणी में आ जाता है। इसलिए जो इसका आंसर रहेगा 1 और 3 सही रहेगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार है? वैश्विक तापन, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा तापन है, मतलब कौन सा जिम्मेदार है? सही जवाब आ जाएगा ये सभी रहेगा, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, मीथेन गैस है और कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो तीनों है वह वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार है। अगला है, निम्न में से किस क्रियाकलाप से सबसे कम प्रदूषण होता है? तो कौन से क्रियाकलाप से सबसे कम प्रदूषण होता है? जैसे कि नदी में कूड़ा फेंकना, इससे जो है प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है, ठीक है? उसके बाद दूसरा क्या है, कूड़ा फेंकने के लिए खाद का जो गड्ढा खोदना है, ये जो है ठीक रहेगा आंसर। इससे क्या है, प्रदूषण कम होता है। क्या है वो, क्या बोला गया है? अगर हम कूड़ा फेंक रहे हैं तो उसके लिए आप जो है गड्ढे का निर्माण कर दो, आप उसी में डालो, अगर वो भर जाता है तो उसे हम पाट देंगे या कुछ समय बाद वो खुद खाद बन जाता है, ठीक है? तीसरा ऑप्शन है क्या है, कूड़ा जलाना, इससे वायु प्रदूषण होता है। चौथा है खाली भूखंड में फेंकना, मतलब ये जो है मिट्टी को प्रदूषित करता है। इसलिए जो इसका आंसर रहेगा दूसरा सही जवाब रहेगा। अगला है, पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा का अर्थ है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो हम पर्यावरण के माध्यम से इस शिक्षा का क्या अर्थ निकाल सकते हैं? जैसे कि अन्वेषण और संप्रेषण कौशलों का विकास करना है, ये बात सही है। दूसरा है, सीखने के एक संसाधन के रूप में पर्यावरण का उपयोग भी है। तीसरा क्या है, शिक्षार्थी में अपने परिवेश के बारे में जो है गहन छानबीन की योग्यता विकसित करना है। यहाँ पर गहन रहेगा, तो गहन छानबीन की योग्यता को विकसित करना, ये जो है पर्यावरण के माध्यम से हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इसका अर्थ रहेगा उपरोक्त तो सभी रहेगा। अगला है, निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप अंततः पर्यावरण को हानि पहुंचाता है? तो कौन से ऐसे क्रियाकलाप है जो कि पर्यावरण को हानि पहुंचाता है? जैसे कि ऊंचे स्तर में संगीत है, और दूसरा क्या है, अधिक वृक्ष लगाना है, तालाब में कुछ मछलियाँ डालना है या जंगलों की कटाई है। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो है पर्यावरण को हानि पहुँचाने का काम कर रहा है तो वो जंगलों की कटाई है। अंधाधुंध रूप से जंगलों को कटाई किया जा रहा है, और इसीलिए जो है जंगल के जितने भी जीव-जंतु हैं वह शहरों की ओर, गाँव की तरफ आ रहे हैं। अगला है, उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग का क्या परिणाम होता है? अगर खेतों में हम ज़्यादा उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, ठीक है? जैसे कि हम क्या करते हैं, जैसे कि धान की खेती में होता है, छत्तीसगढ़ में धान प्रधान है, ठीक है? तो खेतों में यूरिया है और जो फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, कुछ भी प्रकार के जो है रासायनिक खाद भी डालते हैं और रासायनिक पदार्थ भी डालते हैं। तो इससे क्या होता है, हालाँकि कुछ समय के लिए उत्पादन तो तेज़ हो जाता है, कीटनाशक डालते हैं, लेकिन उससे क्या है, मिट्टी पर प्रभाव पड़ता है और उत्पादन भी घटता है। इसका आंसर क्या रहेगा? प्रदूषण उत्पन्न करता है रहेगा, ये रहेगा। अगला है, निम्न में से कौन विश्व उष्मायन का कारण है? तो विश्व उष्मायन का कारण कौन से हैं? जल प्रदूषण है कि मृदा प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है? तो वायु प्रदूषण है विश्व उष्मायन का कारण। अगला है, पर्यावरण दिवस किस माह मनाया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो पर्यावरण दिवस जो है जून में मनाया जाता है, और प्रतिवर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस, और प्रतिवर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है, वायुमंडल की ओजोन परत क्षरण से क्या हानि होगी?
देखो वायुमंडल में क्या है, ओजोन परत है, और ओजोन परत जो है हमारी पृथ्वी को पराबैंगनी जो किरण है, सूर्य से निकलने वाली जो किरण है उनसे बचाती है, ठीक है। तो इनसे क्या हानि होगा अगर क्षरण हो जाता है तो? सही जवाब आ जाएगा, पराबैंगनी किरणों की बढ़ी हुई मात्रा पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगी। अब जब सतह पर पहुंचेगी तो होगा क्या? इसका जो प्रभाव है अभी से देखने को मिलता है सबसे ज़्यादा जो उत्तरी ध्रुव है, ठीक है? उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव में जो मोटी-मोटी चादर है बर्फ़ की, वो जो है पिघलने लगा है। अब जब पिघलने लगा है तो स्वाभाविक बात है कि समुद्र का जो स्तर है वो बढ़ने लगा है, और जो समुद्र के किनारे जो देश बसा हुआ है, जो शहर बसा हुआ है, उनके लिए खतरा है। इसलिए जो है इसका विकल्प ढूँढने का प्रयास कर रहे हैं हमारे जो पूरे संसार के वैज्ञानिक, लेकिन इसका सिर्फ़ एक ही निराकरण है कि पर्यावरण या ग्लोबल वार्मिंग को सुधारना है। अगला है, छात्रों में पर्यावरण दृष्टिकोण व पर्यावरण बोध की जागरूकता लाने के लिए एक शिक्षक क्या कर सकते हैं? अगर हम जैसे कि टीचर हैं, तो बच्चों में अगर पर्यावरण के प्रति समझ लाना है तो हम क्या कर सकते हैं? जैसे कि ऑप्शन क्या है, घर उनसे घरेलू वस्तुओं को बनाए जाने में प्रयुक्त होने वाली जैविक व भौतिक तत्वों की सीमितता को बताएं। दूसरा क्या है, अपने आसपास उपस्थित वन एवं पशुओं का मानव व्यवहार के प्रभाव को बताएं। यानी कि एक मानव और जानवरों के बीच जो संबंध है, उनके व्यवहार है, उनके बारे में बताएं, क्योंकि इनसे जो प्रभावित होता है, जंगल जब नष्ट हो जाएगा तो सिर्फ मानवों के लिए नहीं, जंगली जानवरों के लिए भी नुकसान है। तीसरे क्या है, देश विदेश में बनने वाली अनेक पर्यावरणीय डॉक्यूमेंट्री फिल्में दिखाया जाए। तो इसका जो जवाब रहेगा उपयुक्त तो सभी रहेगा। अगला है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? सही जवाब आ जाएगा, कक्षा कक्षी अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देख, कहने का मतलब क्या है, देखो हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते बस हैं, उसका प्रयोग नहीं करते हैं। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, कक्षा कक्षी, यानी कि कक्षा में जो अधिगम यानी कि जो सीख रहे हैं उसको पर्यावरण की नज़र से देखना है। अब हम कक्षा में क्या सीख रहे हैं कि पेड़ लगाना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए। तो ये बोलने से नहीं, हमको जाकर मैदान में पेड़ लगाना चाहिए, जंगलों में पेड़ लगाना चाहिए, प्राकृतिक जगह में जाके घूमना चाहिए, जंगली जानवरों के बीच में वहाँ पर जाना चाहिए, उनके बारे में देखना चाहिए, सोचना चाहिए। तो ये क्या है, अपनी जो कक्षा में हम सीख रहे हैं ना, उसको विद्यालय के बाहर जाकर उनके जीवन से जोड़ना है। यही राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के स्तर पर कहा गया है, इसका उद्देश्य के तौर पर रखा गया है। अगला है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है? तो कौन सा पाठ्यचर्या के अनुरूप नहीं है? जैसे कि यहाँ पर है, सही जवाब आ जाएगा दूसरा रहेगा, उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना। इसका जो जवाब रहेगा सेकंड रहेगा, ठीक है, जो इनके अनुरूप नहीं है। अगला है, पारितंत्र का गतिक हृदय कहलाता है। तो पारितंत्र का जो गतिक हृदय है वह क्या कहलाता है? ऊर्जा प्रवाह एवं खनिज चक्र का, है ना, ऊर्जा प्रवाह एवं खनिज चक्र कहलाता है। अगला है, पर्यावरणीय अधिप्रभाव आकलन सुनिश्चित करता है। तो किस बात के आकलन सुनिश्चित करता है? पर्यावरण गुणवत्ता का रख रखाव, है ना, पर्यावरण गुणवत्ता का जो रख रखाव है, इनकी जो अधिप्रभाव आकलन सुनिश्चित करता है। अगला है, भौतिक एवं जैविक पर्यावरण शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। तो भौतिक एवं जैविक पर्यावरण जो शिक्षा मिलता है, इनका उद्देश्य क्या होता है? सही जवाब आ जाएगा, ये सभी रहेगा। यानी कि सांस्कृतिक मूल्यांकन का विकास होता है, एक तो है सामाजिक उद्देश्य रहता है जो समाज के प्रति रहता है जागरूकता की, तीसरा क्या है, अनुशासनात्मक उद्देश्य है। तो कुल मिलाकर जो ये तीनों पॉइंट है वह भौतिक और जैविक पर्यावरण शिक्षण का मुख्य रूप से उद्देश्य है। अगला है, कक्षा में प्रजातांत्रिक पर्यावरण की प्रमुख भूमिका है। तो क्या है कक्षा में प्रजातांत्रिक जो पर्यावरण की भूमिका है वहाँ? सही जवाब आ जाएगा, विद्यार्थियों के बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास करना, ठीक है। विद्यार्थियों के बहुमुखी व्यक्तित्व मतलब होता है क्या है, पर्यावरण के भी क्षेत्र में इनका विकास करना है। अगला है, भूकंप मापा जाता है। तो भूकंप किससे मापा जाता है? तो ये जो है रिक्टर पैमाने में या रिक्टर स्केल में मापा जाता है भूकंप को। अगला है, यहाँ पर प्रश्न क्या बोला गया है, सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को कब यह आदेश दिया कि ताजमहल के क्षेत्र में हरित क्षेत्र विकसित किया जाए? दोस्तों कहने का मतलब ये क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1994 में कहा है, ठीक है, 1994 में जो कहा है कि पर्यावरण और वन मंत्रालय को ताजमहल के आसपास जो क्षेत्र है उसको हरित किया जाए। क्यों किया जाए? देखो हुआ क्या था, वहाँ पर बहुत सारे कारखाने हैं और जस्ट वहाँ से नदी भी होकर गुजरती है।
तो कारखानों के प्रभाव से उसके धूल से जो है जहाँ पर वर्षा होती है, यानी कि ताजमहल के आसपास जो वर्षा होती है वो ताजमहल पर भी गिरता है। ताजमहल पर अम्ल वर्षा होता है, ठीक है? जो वर्षा हो रही है वो क्या है, अम्ल वर्षा है, जिसकी वजह से ताजमहल में सफ़ेद सफ़ेद जो है धब्बा लग गए हैं। और ये जो है अपनी संस्कृति, अपनी विरासत के लिए थोड़ा सा नुकसान है, क्योंकि ये अगर नष्ट हो गया तो फिर बहुत कुछ प्रभावित होगा। तो इसीलिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने 1994 में आदेश दिया था वन मंत्रालय और पर्यावरण मंत्रालय को कि ताजमहल के आसपास जो है पूरी तरह से हरियाली किया जाए। अगला है दोस्तों, यहाँ प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर कमेंट करें। प्रश्न क्या है कि कक्षा प्रथम तथा द्वितीय में सामाजिक अध्ययन को नाम दिया गया है। यानी कि कक्षा प्रथम और द्वितीय में जो सामाजिक अध्ययन पढ़ते हैं उनका नाम क्या है, उस सब्जेक्ट का नाम क्या है। जैसे कि सामाजिक अध्ययन कहा जाता है, कि पर्यावरण अध्ययन कहा जाता है, या सामाजिक ज्ञान कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में जो भी आंसर अगर सही लगता है तो प्लीज़ कमेंट कर देना। अगर दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।